दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने साइंस स्पेशल सीरीज की सेकंड क्लास में। और जो आपकी सब्जेक्ट वाइज क्लास बायो की क्लास चल रही है उसकी सीरीज अलग चल रही है और ये स्पेशल सीरीज अलग चल रही है। इसका लेक्चर इससे पहले एक लेक्चर इसका हो चुका है और ये लेक्चर काफ़ी दिन के बाद में आया है, तो इसको हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें आपको सही मिलान करना है। जितने क्वेश्चन है पिछले साल आए हुए हैं, पिछले कई सालों में, ये एनटीपीसी में, ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, एसआई वगैरह में सबसे साइंस स्पेशल सीरीज है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो फालतू का पड़ा हो। तो इसमें आपको सही मिलान करना है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, विकास का सिद्धांत किसने दिया था, एक जीन एक एंजाइम एक परिकल्पना ये किसने दिया था, ओपराउन अवधारणा किसने दी थी। तो आपको इसमें बताना है सही आंसर। तो आपको देखिए, इसमें अधिकतर लोगों को ये तो पता होगा कि विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, ठीक है। तो ये तो हो गया विकास का सिद्धांत। इसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका डी ब्रीज। इसके बाद एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी थी बीडल और टैटम ने। बीडल और टैटम ने यहाँ पर की परिकल्पना है। इसके बाद अगला है ओपरेन अवधारणा। ओपरेन अवधारणा दी थी, बचा हुआ आपका कौन है, जैकब और मोनोड ने, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके इसमें इस प्रकार हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा कॉपर, चौथा तांबा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फा किरणें। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, गामा किरणें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर मैंने लिख ही दिया है कि वसा के संग्रह के लिए। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसमें पित्ताशय नहीं होता है। पित्ताशय जो है किसमें नहीं होता है। पहला ऑप्शन है बिल्ली, दूसरा है चूहा, तीसरा है बंदर, चौथा है कुत्ता। तो इसमें से पित्ताशय नहीं होता है चूहे में। जो चूहा होता है उसमें आपका पित्ताशय नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह जंतु कौन सा है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की। वह जंतु कौन सा है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की। तो आपको ऑप्शन इसका पता ही होगा, पहला कुत्ता है, दूसरा बिल्ली, तीसरा खरगोश या चौथा बंदर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुत्ता। कुत्ते ने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक गर्म रक्तकारी प्राणी है, कौन सा है। इसमें आपको बताना है गर्म रक्तकारी प्राणी कौन सा है। शार्क है, सर्प है, चमगादड़ है, एस्कार्बिक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, चमगादड़। चमगादड़ कैसा है, गर्म रक्त वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कौन शीत रक्तकारी प्राणी है। पहला ऑप्शन है कबूतर, दूसरा है कछुआ, तीसरा है लोमड़ी, चौथा है बकरी। तो इसमें शीत रक्त जिसका होता है बताना है आपको कौन सा होगा, कछुआ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि रक्त में थक्का रोधी पदार्थ है। रक्त का जो थक्का बनता है वो किसकी वजह से बनता है, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, थ्रोम्बिन और ग्लोबिन। तो ये आपको पता ही होगा कि इसमें कौन सा है, रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा है, हिपैरिन, ठीक है। तो ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है कि मनुष्य के रक्त का लाल होने का कारण क्या है। ये आपको पता ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका ऑप्शन लिख दिया है। क्वेश्चन ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है कि मनुष्य के रक्त का लाल होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। रक्त में हीमोग्लोबिन होने की वजह से मनुष्य का रक्त कैसा होता है, लाल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है। ऊतक बोले तो टिश्यू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऊतक का उदाहरण है। पहला क्या है, रक्त है, दूसरा लीवर है, तीसरा मस्तिष्क है, चौथा आमाशय है। तो ये सारे आपके लीवर हो गया, मस्तिष्क हो गया, आमाशय हो गया, ये आपके क्या ऑर्गन है, अंग है। और ये रक्त जो आपका ये टिश्यू है, ये मतलब ये क्या है आपका ऊतक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये पेपर में कई बार आया है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की, ल्यूवेनॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रॉस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, विलियम हार्वे। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा है।
मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है, फ्रैक्टोज। दूसरा क्या है, सुक्रोज। तीसरा है ग्लूकोज। चौथा है लैक्टोज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र, तो पहला क्या है, बैरोमीटर। दूसरा है स्पिरोमीटर। तीसरा कौन सा है, स्फिग्नोमोनोमीटर। चौथा कौन सा है, हाइमोसाइटोमीटर। तो इसमें आपको मैं बता दूंगा कि बैरोमीटर क्या है, वायु दाब मापी है। स्पिरोमीटर क्या है, श्वसन मापी है। और स्फिग्नोमैनोमीटर क्या है, रक्तचाप मापी है। तो इसमें आपका सीधे सही ऑप्शन कौन सा हो गया, स्फिग्नोमोनोमीटर। ये क्या है, श्वसन, ये आपका रक्तचाप मापी है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है। रानीखेत जो बीमारी, इसका संबंध किससे है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुर्गियों से। ये एक वायरस है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आगे और भी क्लास आपको इसी चैनल पे साइंस की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिससे मैं इसमें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। तो आगे कौन सा क्वेश्चन है अपना कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग जो होता है, इसमें मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है पेट। दूसरा है लीवर। तीसरा है मस्तिष्क। चौथा कौन सा है, चौथा है किडनी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका जो मस्तिष्क होता है अल्जाइमर रोग में, ये प्रभावित होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु जो होती है, उसमें जब हम लोग सांस लेते हैं और बाहर फेंकते हैं वापस से, तो उसमें CO2 की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है। पहला है 8%, दूसरा है 4%, तीसरा है 10%, चौथा है 6%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 4%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन क्या है, भोजन का जो अवशोषण होता है कहाँ पर होता है। पहला क्या है, पेट है। दूसरा है छोटी आंत। तीसरा बड़ी आंत। चौथा है लीवर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से, भोजन जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है मुंह से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है, ईसोफेगस के जरिए अपने पेट में जाता है। पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, वहाँ पर HCl जो होता है, HCl क्या करता है, भोजन को एसिडिक बनाता है, जिससे पेप्सिनोइजिन जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही HCl वहाँ के माहौल को एसिडिक करता है, वैसे ही एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, पेप्सिन के फॉर्म में आ जाता है, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने लगता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वहाँ पर इतना प्रोटीन का पाचन होने के बाद भोजन कहाँ पर जाता है, भोजन जाता है आपका इसमें, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, बोले तो छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या, छोटी आंत के 3 पार्ट आपके मैंने बताए थे, ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, वहाँ पर आपका, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लीवर से क्या निकलता है, लीवर से आपका बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस वो निकल के क्या करता है, बाइल जूस निकलता है और वो आके इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को तोड़ता है छोटे छोटे भाग में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में, प्रोटीन का पाचन कहाँ हो गया, पेट में, और फैट का पाचन कहाँ पर, फैट को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल जूस जो होता है लीवर से निकलता है, वो फैट को क्या करता है, फैट को छोटी छोटी भाग में तोड़ कर उसका पाचन करता है। ठीक है। तो इसके बाद लमसम 80% भाग कहाँ पर पचता है, ड्यूडेनम में। इसके बाद जेजुनम में खाना आता है, जो मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें क्या होता है, उसमें 20% आपका एब्जॉर्प्शन होता है और 20% जो बचा हुआ होता है डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद खाना छोटी आंत के किस भाग में आता है, इलियम में आता है। यहाँ पर आपका डाइजेशन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, यहाँ पर पूरा पूरा आपका एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम वाले भाग में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। तो भोजन का अवशोषण जो होता है, हिंदी में लिखा है अवशोषण, ये कहाँ पर होता है, तो भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। ठीक है। बड़ी आंत में सिर्फ पानी का डाइजेशन होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। बड़ी आंत जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जल का जो है अवशोषण होता है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन अगला कौन सा है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हो जाती है, पेट से, मुंह से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम लोग
खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में होने लगता है। वहाँ पर सलाइवरी एंजाइम होते हैं, जो सलाइवा होता है उसमें से निकलते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद खाना अपना ईसोफेगस के जरिए खाना जाता है पेट में, वही चीज़ वहाँ प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन के बाद खाना आया अपना ड्यूडेनम में, वहाँ पर आपका पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, लीवर से बाइल जूस, ये सब आके वहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की प्रक्रिया हुई। खाना डाइजेशन सबसे ज़्यादा ड्यूडेनम में होता है। इसके बाद खाना गया जेजुनम में, फिर गया इलियम में। इलियम में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, ठीक है। तो भोजन की प्रक्रिया आरंभ कहाँ से होती है? भोजन की प्रक्रिया आरंभ होती है आपके मुंह से, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन पेट में आके, और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का पाचन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की क्रिया होती है ड्यूडेनम में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीलियक रोग। सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सीलियक रोग जो होता है यह किस विटामिन की कमी से होता है? इसमें क्या है ऑप्शन? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन D3। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विटामिन D3 की कमी से सीलियक रोग होता है, ठीक है। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं पहले, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सारे उठा के रखे हुए हैं। आप लोग इनको एक दो बार देख लीजिए तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और जिसमें जो बताने लायक चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। इसके बाद अगला वीडियो आपका वही आपका लेक्चर जो कंटिन्यू चल रहा है वो चलता रहेगा। और आप लोग अच्छे से NTPC एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।